हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम पढ़ रहे थे पीरियोडिसिटी इन वेरियस प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी की थी, एटॉमिक रेडियाई, एंड उसको पूरा कवर किया था। फाइन। सो आई होप आपको बेसिक जो नॉलेज थी कि एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है, फैक्टर्स जो हैं, क्योंकि वही फैक्टर्स बार बार रिपीट होंगे सारी प्रॉपर्टीज़ में। ऐसा नहीं कि फैक्टर चेंज हो जाएगा, राइट। फैक्टर्स आपके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कहीं पे वो किसी और फॉर्म में इफेक्ट कर रहे होते हैं, कहीं पे किसी और फॉर्म में। सो अब हमें जो आज दूसरी प्रॉपर्टी करनी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है आयोनाइजेशन, यानी कि अगर किसी को आयोनाइज करना हो, आयन बनाना हो किसी को, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी है ये। देखिए कैसे। सपोज कीजिए अगर मैं कहूँ आपको सोडियम से सोडियम कैटायन बनाना है, ठीक है, ये आपका सोडियम है, उसके केस में 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको सोडियम कैटायन बनाना होगा, Na+, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये वाला शेल हट जाएगा। ठीक, अब इस पे कुछ फोर्स लग रही थी आपकी न्यूक्लियस से, उस फोर्स को आप कट करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, या उससे ज़्यादा फोर्स दोगे, एनर्जी दोगे, तभी ये फोर्स टूटेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सबसे बाहर है, उसके ऊपर न्यूक्लियस की सबसे कम फोर्स लग रही है। ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये चीज़ ज़रूरी है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है, क्योंकि बॉन्डेड स्टेट की बात नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने कहा आइसोलेटेड गैशियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू गैशियस कैटायन। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, क्या रिमूव करने के लिए? टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली bound electron in an isolated gaseous atom, gaseous atom, क्या करने के लिए? to convert it into gaseous cation, गैशियस कैटायन। ठीक है, क्या हो गया? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैशियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू गैशियस कैटायन। ठीक है, अब देखो आपको एनर्जी जो देनी पड़ रही है, हम अगर पहले हमें बाद में ट्रेंड भी पढ़ना है, फैक्टर्स इफेक्टिंग भी पढ़ने हैं। अब आप ये सोचिए कि एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है। नेचुरली पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उसको कट करने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब ये मेजर किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए आप उसको वोल्ट में अगर प्रोवाइड करा दे रहे हो, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मेजर किया जाता है, या किलो जूल पर मोल, है ना, जूल कैलोरी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की देखिए क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ये याद रखना, एक तो है आपकी 23.06 किलो कैलोरी में, ठीक है, और पर मोल, दूसरी है आपकी 96.49 किलो जूल पर मोल में। ठीक, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको मेजर करते हैं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये ऑलमोस्ट 2 वैल्यूज हैं। ये हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं काम आए, इसलिए कोशिश करो कि इस तरह की वैल्यूज याद रखो। अब उसके बाद बात आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? आगे आने वाली चीजें, है ना। तो अब अभी तो आपने खाली पहला इलेक्ट्रॉन हटाया, अब इन केस आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हटाओ, फिर तीसरा हटाओ, फिर चौथा हटाओ, चौथे तक बात नहीं जाती, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक ही मोस्टली रहती है। तो वो एनर्जी जो आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी, है ना,
दैट इज एक्चुअली सक्सेसिव। एक्चुअल में तो हम यही कहेंगे कि दैट इज एक्चुअली सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो पहली वाली चीज को आप क्या कह देते हो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक सक्सेशन में हो रहा है ना, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक बढ़ती हुई चीज, ठीक है, कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन हटाया, फिर दूसरा हटाया, फिर तीसरा हटाया। सो इन सब एंथैल्पीज को हम क्या कहेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है, दूसरा मेन चीज जो है वो ये पूछा जाता है, डेल्टा एच सपोज करो मैंने 3 ले लिया, ठीक है, देन अगर इसको डेल्टा एच नहीं, कई बार आई भी लिखा होता है, IE3, IE2, IE1। ये देखिए मैंने यहाँ ट्रेंड लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन सेकंड, देन फर्स्ट, इसी ट्रेंड में है। सबसे ज़्यादा हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगेगी। अब आप समझ सकते हैं क्यों। जैसे सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन हटाया आपने, उसके बाद अगर आपको 2 और इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ रहे हैं, दूसरे या तीसरे, वो आपका ये शेल तो हट गया, ये कंप्लीटली फिल्ड शेल था, है ना, आपको वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ रहे हैं। तो नेचुरली आपका कंप्लीटली फिल्ड शेल है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसकी एक तरह से, तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का बहुत फोर्स है, ठीक है। अगर इन केस आपका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी होता तो क्या केस आता है, तो भी देखिए आपका पहले यहाँ पे 11, जब न्यूट्रल एटम था तब आपका तब क्या था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब आपका एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। अब उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर आप और निकालना चाह रहे हो तो नेचुरली फोर्स तो आपकी बढ़ गई है ना, उस लूजली बाउंड जो आपके ये तो निकल गया, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा इस वाले में, उसके ऊपर इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको थर्ड में करना हो तो तब आपका 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। तो नेचुरली आपका पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर वो सेकेंड थर्ड वाला है तो उसके केस में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे लिखोगे आप इसको, इन केस टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, जस्ट मैंने आपको इसलिए समझा दिया है क्योंकि रटी रटाई लैंग्वेज लिख के कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। आंसर आपके बुक्स में भी लिखे हैं, आप उसको समझिए, पढ़िए एंड अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। मैं दोबारा एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। नॉर्मल आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है, तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से हटाने के लिए, और वो एटम भी कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, एंड आप उसको कैटायन में कन्वर्ट करते हो, वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इसमें हम उसे मेजर करते हैं उस एनर्जी को। देन हमारा जो आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके लिए भी मैं वर्ड लिख देती हूँ, सक्सेसिव है ये, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, कि आपकी आने वाली जो मतलब एक्चुअली वैसे ना पीढ़ी दर पीढ़ी ये वर्ड यूज होता है, तो समझाने के लिए ये कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उन सब में जो एनर्जीज आपको जरूरत पड़ रही है दैट इज एक्चुअली सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जीज, ठीक है। एंड उसमें भी आपकी थर्ड वाले सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, ठीक। उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या चीज़, कहाँ से आई, कैसे आई, है ना। एंड अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, शेल रिमूव हो रहा है किसी किसी केस में, तो बाकी आपका जो दूसरा रीज़न है कि प्रोटॉन का चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला यानी रीज़न, वो आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। एंड मूविंग फर्दर, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, 3 4 5 फैक्टर्स हैं वो जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब आप समझते हो तो आप एक्सप्लेनेशन बेटर तरीके से लिखते हो, एंड जितनी एक्सेप्शंस हैं वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में जब हम ट्रेंड पढ़ेंगे ना, उसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स मैं यहीं पे ऐड कर दे रही हूँ, अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी।
दो तो आपको पता ही, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज है ना, और इसकी पहले वाली प्रॉपर्टी यानी एटॉमिक साइज, वो भी एज अ फैक्टर काउंट होगा। देखो कैसे, सबसे पहले है न्यूक्लियर चार्ज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार ये डिसाइड कर दिए, देख लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नॉर्म ऑब्वियस सी बात है, उसकी फोर्स बढ़ेगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, एंड ऑल्सो ऑन मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल का जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी नेचुरली फोर्स बढ़ेगी। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो और ज़्यादा स्ट्रांगली उसको होल्ड करेगा, तो नेचुरली हमें क्या ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। ठीक है, सो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये आप ऑलरेडी हम सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप सेम वैसे ही करेंगे। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इट विल एक्सर्ट मोर फोर्स, या इट विल होल्ड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन मोर फर्मली, फर्मली होता है FIRMLY, फर्मली, या मोर टाइटली भी बोल सकते हो, मोर टाइटली। ठीक है, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू कैटायन। ठीक है, ये देखो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बोला, तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है रटने की। बहुत बार बच्चे इनकी एक्सप्लेनेशन को लेके रटना शुरू कर देते हैं, रटोगे बच्चे तो प्रॉब्लम होगी। जस्ट क्या करो, कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, आंसर प्रॉपर लिखना आना चाहिए, नो डाउट। इंग्लिश में अगर आंसर लिखना है तो आपको आंसर प्रॉपर लिखना आना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब है दूसरा है आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज ही बोल देते हैं। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्या आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी? नो, उल्टा होगा ना। सपोज आपका साइज पहले इतना सा था एटम का, है ना, उसके बाद अगर आपका ये बड़ा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर हो गया ना। इट मीन्स जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस की फोर्स उस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगी एंड उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैं क्यों डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखवा रही हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जब MCQ आता है ना, उस MCQ में क्या होता है, कई बार इसी तरह से क्वेश्चन पूछा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्टली का क्या मतलब है, इनवर्सली का क्या मतलब है। ठीक, और अगर आप वैसे लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे, एटॉमिक साइज, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी, दोबारा से बता देती हूँ। बिकॉज एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल बिकम फार अवे, या विल बिकम आप कह सकते हो फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस विल नॉट बी एबल टू एक्सर्ट इट्स फोर्स ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। ये मैं मोस्ट सिंपल इंग्लिश में बता रही हूँ आपको आंसर। ठीक, तो क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसलिए दैट्स वाई मैं आपको इसलिए सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड इन केस एटॉमिक साइज इज मोर, और आप इसको लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका उल्टा। ठीक, अब आता है, ये तो दो आपके वो फैक्टर्स थे जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर देखिए क्या आता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, देखो न्यूक्लियस है, हम शेल, सब शेल, ऑर्बिटल इसकी बात करते हैं ना। अब आपको पता है SPDF, अगर सपोज करो मैंने ये इस तरह से ड्रॉ किया है ना, पहला शेल, उसमें एक ही ऑर्बिटल था, दूसरा, फिर तीसरा, तो आपको पता है SPDF में से कौन सबसे ज़्यादा क्लोज है, S है, फिर P है, फिर D है, फिर F। किसके क्लोज, न्यूक्लियस के, राइट। तो जो आपका
ऑर्बिटल या सब शेल जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा, पास होगा, उस पर ज़्यादा फोर्स लग रही होगी। और अगर आपको उस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो नेचुरली आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब कि आपका वो ऑर्बिटल या उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितना पेनिट्रेटिंग है, कितना अंदर तक, एटम में कितने अंदर तक है। अंदर तक है का मतलब कि न्यूक्लियस के कितना पास है। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है कि अंदर तक जाना। ठीक है, सो एस सबसे ज़्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, यही ट्रेंड होगा। तो अगर आपको कभी एस इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दो एलिमेंट्स में कंपैरिजन जब करने को कहा होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, और अगर दोनों में कभी एस इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना होगा तो नेचुरली उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक, दोबारा बता देती हूँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब कि आपके जो भी सबशेल है या ऑर्बिटल है वो कितना न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो ना, एस पी है, फिर एस पी डी है, तो आपको पता है एस वाला तो हमेशा ही न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली पास होता है। ठीक, तो आपको ट्रेंड भी बताना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, मोर पेनिट्रेटिंग इज द इलेक्ट्रॉन, more closer it will be to the nucleus, so more energy will be required to remove that electron। ठीक है, एक तो ये चीज लिखनी पड़ेगी। एंड दूसरा आप क्या लिख सकते हो, सपोज कोई एग्जांपल आया है तो आप क्या बोलोगे, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द एस इलेक्ट्रॉन देन पी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा है। क्लियर। अच्छा, अब बात करें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या आ जाएगा, जैसा जैसा पेनिट्रेशन इफेक्ट, जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ना मतलब F से S की तरफ आना, मतलब वो ऑर्बिटल आपका और ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता जाए तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो ये भी हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, ओके। अब अगला क्या आता है, हमने कर लिया न्यूक्लियर साइज, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन, यस, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, देन स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। ये आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। अगर ये इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने क्या बताया था, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब उनके बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर रहे हैं, एक ढाल का काम कर रहे हैं उन दोनों, उसके बीच में, है ना। ढाल कैसी, कि न्यूक्लियस की जो फोर्स है या पावर है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लगे। अब वो अगर फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगी तो कम खींचा रहेगा वो न्यूक्लियस की तरफ, एंड नेचुरली उसको हटाने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी कम होगी। ठीक है, अब बात आती है कि शील्डिंग इफेक्ट किसकी ज़्यादा होगी। इसका भी सेम ट्रेंड है, अगर S इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर P, फिर D, फिर F, मतलब जितने ज़्यादा S इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, फिर P, फिर F, फिर D इलेक्ट्रॉन्स, फिर F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बीच में आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। एंड आपको यहाँ पे भी, वेट अ मिनट, यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होगा। आई थॉट कि मैंने गलत लिख दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होगा। जितने ज़्यादा आपके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में, वो उतना ज़्यादा शील्ड करेंगे सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, एंड उतनी ही न्यूक्लियस की फोर्स उस पर कम लगेगी। ठीक, एंड एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी लेस। एनर्जी रिक्वायर्ड कौन सी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो कि आपको ज़रूरत होती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो भी कम हो जाएगी। ये जो ट्रेंड है ये एक्चुअली मैंने इसलिए बताया कि अगर S इलेक्ट्रॉन्स बीच में ज़्यादा है ना तो उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा बेटर होता है इन कंपेरिजन टू PDF, तो ये उस चीज़ का ट्रेंड है। ओके, लास्ट हमारा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें भी क्या, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और दूसरा क्या होगा, फुली फिल्ड। यस, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक,
अब देखो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के कारण क्या होगा, आपको पता है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड है तब तो आपको पता है ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी नोबल गैस कोर। उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाना तो ऑब्वियसली मुश्किल है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना। एंड हाफ फील्ड में भी आप पढ़ चुके हो, जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो कंपैरेटिवली क्या होती हैं, स्टेबल। तो किसी स्टेबल सिस्टम को हिलाने में, उसको डिस्टर्ब करने में नेचुरली ज़्यादा एनर्जी लगती है ना। सो ये 5 फैक्टर्स हो गए जिनको कि हमें जब भी ये पूछा जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये आपको पांचों अच्छी तरह से आने चाहिए एंड इनको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए देखिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं एंड साइड बाय साइड क्या करेंगे, वेरिएशन करेंगे इसका, यानी कि इसका ट्रेंड पढ़ेंगे, अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होगा एंड डाउन द ग्रुप। उसमें आपकी एक्सेप्शंस बीच बीच में आएंगी। एक्सेप्शंस कैसी, मतलब कि लग तो ये रहा था कि नॉर्मल ट्रेंड होगा बट नॉर्मल नहीं होता है। उसके कारण, उसका कारण क्या है, कभी पेनिट्रेशन इफेक्ट का फैक्टर आ रहा होगा, कभी शील्डिंग इफेक्ट का फैक्टर आ रहा होगा, कभी ये आ जाता है थर्ड वाला, लास्ट वाला, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वो सारी एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स एंड द ट्रेंड। सो एग्जाम्पल एक एक करके लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, आई मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम की कम है देन मैग्नीशियम। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा होगा और आपको एक्सप्लेन करना होगा, या तो एक ये तरीका है, दूसरा आपका तरीका क्वेश्चन पूछने का क्या होगा, एमसीक्यू वाला, कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से पता लगाना है, ठीक है। अब वहां पे आपको अपने आप 5 फैक्टर्स देखने होंगे। चलो पहले हम इसकी क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, बाद में आता है ना, एंड इसका 12। चलो अब क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। कितना हो गया ये, 6 4 10 हो गया ना। तीन और किस में जाएंगे, 3s2 एंड 3p1, ठीक है। ये हो गया एल्युमिनियम का। मैग्नीशियम का लिखें हम 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक। अब पहला फैक्टर देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, एल्युमिनियम का, ठीक। तो होना तो क्या चाहिए था कि एल्युमिनियम का ज्यादा होता, लेकिन हमें क्या करना है, सारे फैक्टर्स चेक करने हैं, ठीक। दूसरा फैक्टर क्या है आपका, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जिसका छोटा होगा, दोनों में से देखो एटॉमिक साइज छोटा किसका, हम पढ़ चुके हैं ना, रेडियस ट्रेंड। मैग्नीशियम पहले आता है, एल्युमिनियम बाद में आता है। एल्युमिनियम का साइज छोटा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन आपका सबसे बाहर वाला न्यूक्लियस के और ज्यादा पास है, तो आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी। पहले 2 फैक्टर्स हमारा क्या बता रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारी एल्युमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी। अब बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का कुछ खास आप कंपैरिजन कर नहीं सकते, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बचा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट यस काउंट होगा, यहाँ पे आपका s इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, और यहाँ पे आपका p इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली आपका फुली फिल्ड आपका ऑर्बिटल है, सो नेचुरली वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर, 2 रीजन हो गए, एक तो एग्जैक्टली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा चीज क्या हो गया आपका, पेनिट्रेशन इफेक्ट। एक में s इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है, और एक में p, ठीक। क्लियर। अब ये देखो आपने 5 फैक्टर्स खुद से चेक किए ना, जब एक्सप्लेन करोगे तो आप बोलोगे ऑल्दो फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर दैट इज न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियाई लीड्स टू द मोर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम, बट इन एक्चुअल किसकी ज्यादा है, इन एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन एल्युमिनियम। उसके बाद पूरा ये दोनों फैक्टर एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि वो 2 फैक्टर्स, कई बार तो क्वेश्चन में ही ऐसे पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज तो इसको अपोज कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसा क्यों है कि मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। कई बार तो लिखा होता है, क्वेश्चन में मेंशन होता है, बट अगर लिखा है या नहीं लिखा है आपको वो पॉइंट भी एक्सप्लेन करना है। फाइन। अब अगला है देखो, बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम और बोरोन में किसका ज्यादा है, बेरिलियम का ज्यादा है। कैसे, HeLiBe, ठीक है। एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना हो गया, 4, अच्छा बोरोन का 5। ये भी दोनों पास पास है, मतलब, और बेरिलियम आपका देखो एक पहले वाला जो है वो ज्यादा है ना, बोरोन बाद में है उसका कम है, बट
रीजन आपके सेम, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी फैक्टर्स देखो जरा, यहाँ पे 1s2 2s2 और यहाँ पे 1s2 2s2 2p1, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ वाली ही वहाँ पे भी है, तो यानी आपके सेम रीजन्स आएंगे। क्लियर। अब आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, इसको कंपेयर करना होगा। ये सारी आयनाइजेशन एनर्जी ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करो, क्या होगी, यहाँ 1s2 2s2 2p3, क्योंकि 7 था ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और यहाँ पे 1s2 2s2 2p4। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है नाइट्रोजन की, एक रीज़न तो दिख ही रहा है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ना, और वहाँ पे आपकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाएंगी, तो नेचुरली उसकी वजह से स्टेबिलिटी आपकी ऑलरेडी नहीं रहती है, ठीक। हाफ फील्ड में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और बाकी पेनिट्रेशन इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा ना, क्योंकि आपके सेम ऑर्बिटल में से जा रहा है। उसके अलावा स्क्रीनिंग इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा, ठीक। देन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपका बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा था, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा जानी चाहिए थी, वो पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा था, इसकी होनी चाहिए थी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे भी उल्टा है। तो बेसिक रीज़न जो इसका है वो क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसकी वजह से आपकी जो नाइट्रोजन का सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। यही सेम रीजन आपका फॉस्फोरस एंड सल्फर के लिए भी आएगा। नाइट्रोजन के नीचे आपका कौन सा एलिमेंट आता है, फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड आएगा। फॉस्फोरस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे भी ऐसे स्टेबल होगी, है ना, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, ठीक है। आई होप आपको जो हमने पांचों फैक्टर पढ़े उसको आप कह सकते हो कि एक्सप्लेन करना, उनको अप्लाई करना इन सारे एग्जाम्पल्स में आ गया होगा। अब करते हैं हम ट्रेंड। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ट्रेंड। ट्रेंड यानी वेरिएशन आयनाइजेशन एनर्जी की अलोंग द पीरियड करते हैं पहले, ठीक है, फिर डाउन द ग्रुप करेंगे। अलोंग द पीरियड आपका, चलो स्टार्ट करते हैं पहले दो फैक्टर्स से ही, यानी न्यूक्लियर चार्ज एंड दूसरा क्या था, एटॉमिक साइज। वैसे मेनली यही दो फैक्टर्स हैं जो ट्रेंड हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। बाकी तीन जो फैक्टर्स हैं ना वो मेनली आपके एक्सेप्शंस वाले केस में ज़्यादा आते हैं, ठीक। सो अलोंग द पीरियड आप क्या कहोगे, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज आपका घटता जा रहा है ना। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग। सो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। भाई जितना साइज छोटा होता जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो बाहर वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, साइज छोटा होने के कारण। एंड फोर्स बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, ठीक है। अब इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। सो अगर आप ट्रेंड चेक करो, हम क्या करते हैं, एक पूरी रो ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, ये है ना दो, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। यहां से यहां जाने में आपका क्या ट्रेंड होगा, देखो नॉर्मल ट्रेंड होगा। क्यों, 3 एंड इट्स 4, ठीक है। 1s2 2s1, 1s2 2s2, कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं आ रहा ना, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर, एटॉमिक साइज वाला फैक्टर सेम वही आ जाएगा। दोनों ही s इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं हुआ, और एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाला भी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट नहीं हो रही हैं। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली क्या थी, इंक्रीजेज वाली। बी से सी में आपका, उसके बी से सी नहीं, पहले बेरिलियम से बोरोन में होनी क्या चाहिए थी, इंक्रीज, लेकिन एक्चुअल में क्या है, डिक्रीज। हम ये डिस्कस कर चुके हैं ना, बेरिलियम का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बोरोन। उसका रीज़न क्या था, एक तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड, फुली फील्ड वाली चीज़, ये देखो यहाँ पे 2s2 है ना, यहाँ पे क्या था 2s2 2p1, ये आ गया था। दूसरा आपका क्या आ गया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट आ गया था, तो यहाँ आपका डिक्रीज हुआ। उसके बाद अगेन बी से कार्बन तक, मतलब बोरोन से कार्बन एंड कार्बन से नाइट्रोजन, सेम यहाँ तक आपका फिर से क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो ट्रेंड फिर से नॉर्मल आ गया, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में क्या होगा, बढ़नी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन क्या हुआ, घट गई। यहाँ से यहाँ
रिड्यूस हो गई। हमने किया था ना, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा, फॉस्फोरस की किससे ज़्यादा, सल्फर से ज़्यादा। सो सेम यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाला आपका रीजन आया था, ठीक। उसके बाद अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका फिर से वही आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एंड अलोंग द पीरियड इन जनरल अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नोबल गैसेस की, है ना। लास्ट वाला आपका जो ग्रुप 18 है एग्जैक्टली फुली फिल्ड है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन काइंड ऑफ यू कैन से, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा एंड जो आपके ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। ये तो हमारा ट्रेंड हो गया अलोंग द पीरियड। एंड डाउन द ग्रुप देखिए क्या होगा। डाउन द ग्रुप सिंपल है, बाकी कोई फैक्टर ऐसा नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं हो रहा है। डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे आप जाते जा रहे हो क्या बढ़ रहा है, शेल का नंबर, है ना। प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, तो यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा आपका क्या बढ़ रहा है, देखो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अगर आप देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है, 2 फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर क्या है, शील्डिंग फैक्टर, शील्डिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट का ओवरकम करता है इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ओवरऑल आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव दैट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो आपका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे हम, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको 3 फैक्टर बता दिए, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज एंड तीसरा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। सो आई होप आपको ये ट्रेंड पूरा क्लियर हो गया होगा। सो 2 प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई, एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। यहां तक आपको जितना है सारा रिवाइज कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताओ, कोई भी डाउट है जो भी। एंड यस, कमेंट सेक्शन में किसी की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मैम एफ ब्लॉक जो आपके सबसे नीचे 28 एलिमेंट्स हैं उनका कुछ शॉर्टकट मेथड बताइए। यस डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, बट आपको थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हम ये प्रॉपर्टीज सारी करें ग्रेजुअली, एंड वैसे वो बेसिकली जो उसका शॉर्टकट है एफ ब्लॉक जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा, बट एज आपकी रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको डेफिनेटली पूरा करूंगी। जो मैंने अपने निमोनिक्स बना रखे हैं वही मैं आपको बता दूंगी, फाइन। सो टिल देन आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।